हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं गॉस थ्योरम। और आप देखें तो गॉस थ्योरम सीबीएसई एग्जामिनेशन के ख्याल से बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और जेई मेंस और नीट वगैरह के एग्जाम में भी इससे ठीक ठाक क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। तो आज इसके कंसेप्ट को बच्चों जो आप बिगिनर हो वो उनके लिए आज की क्लास है, जो 12th में अभी जस्ट आए हैं और कंसेप्ट को समझना चाहते हैं। और इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ाएंगे, फिर हम इसके क्वेश्चंस करवाएंगे। तो वो जो क्वेश्चंस होगा वो आपके कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छी तरह से इसको ओपन करेगा, ज़्यादा अच्छी तरह से आपको ग्रिप देगा। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। सबसे पहले गॉस थ्योरम को समझने से पहले जरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा होगा, आपने प्रीवियस सेशन में पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया परपेंडिकुलरली या नॉर्मली इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि अगर हम ये समझें कि ये हमारा कोई प्लेन है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली आएगा इसके ऊपर और पास कर जाएगा। तो जितने फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली इस पे आके पास कर रहे हैं उनसे बनेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली। अब सिचुएशन समझो कि अगर हम प्लेन को टेढ़ा कर दें, तो क्या अभी भी उतने ही फील्ड लाइंस इसको क्रॉस करेंगे जो इस सिचुएशन में प्लेन जब इस सिचुएशन में था, है ना? प्लेन बिल्कुल इस सिचुएशन में है और फील्ड लाइंस जितने क्रॉस कर रहे हैं, अब इसको टिल्टेड कर दें थीटा एंगल से, तो क्या उतने ही फील्ड लाइंस क्रॉस कर पाएंगे? नहीं, फील्ड लाइंस चेंज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा कब पास करता है किसी भी प्लेन से? जब बिल्कुल जो एंगल होता है प्लेन बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एरिया वेक्टर एक आ जाता है समझने को। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में अगर 0 डिग्री का एंगल बन रहा हो तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा। बाकी अगर कोई और एंगल बन जाएगा तो फील्ड लाइंस कम हो जाएंगे, क्योंकि कुछ फील्ड लाइंस इसको क्रॉस नहीं करेंगे। जो पहले अभी देखो ये लाइन अभी क्रॉस कर रहा है इसको, ये क्रॉस करेगा इसको, लेकिन मैं टिल्ट कर दूंगा तो ये लाइन क्रॉस नहीं करेगा। अभी सीधा करूंगा तो ये बिल्कुल परपेंडिकुलरली है तो इसको क्रॉस करेगा, लेकिन टिल्ट कर दूंगा तो ये नहीं करेगा। तो फील्ड लाइंस कम हो जाते हैं। इन चीजों को आपको एरिया वेक्टर के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। तो अब एरिया वेक्टर क्या आ गया? एरिया वेक्टर हो गया कि एक बहुत ही छोटा सा, अगर हम किसी भी एरिया को एक बहुत ही छोटा एरिया ले लें, उस एरिया में से बड़ा ही स्मॉल प्रोपोर्शन ले लें। हालांकि एरिया इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, लेकिन अगर हम एक बहुत ही छोटी स्मॉल एरिया की बात करें, दैट इज ds, वेरी स्मॉल एरिया, दैट इज ds, यहाँ से इसको मैंने पेंट कर दिया, तो इसको हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर सकते हैं और इसकी डायरेक्शन हमेशा इस प्लेन के ऊपर, जो एरिया हमने एज्यूम किया उसके प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो नॉर्मल तो होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, वो उसका एरिया वेक्टर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये कोई प्लेन है और इस पे हमने कहीं भी छोटा सा ds एरिया एज्यूम किया और उस पे एक नॉर्मल डाला, मतलब परपेंडिकुलर डाला आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो वो उसका एरिया वेक्टर होता है। अब अगर प्लेन टिल्टेड है तो एरिया वेक्टर जो है वो भी थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा, है ना? अब इसको प्लेन सीधा है तो एरिया वेक्टर बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। इसी प्लेन के साथ ही एरिया वेक्टर होगा, टिल्टेड होगा या फिर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल रहेगा।
तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम कोई प्लेन पे, अगर हमने कोई प्लेन लिया, एज्यूम करो कि हमने कोई ये प्लेन लिया और ये इसका एरिया वेक्टर है नॉर्मली आउटवर्ड, इसको हमने यूनिट वेक्टर से दिखाया, यूनिट वेक्टर से इसकी डायरेक्शन को दिखाया एरिया वेक्टर को, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ कुछ एंगल बना रही है E, दैट एंगल इज थीटा, है ना। तो फील्ड लाइंस फिर उतने नहीं रह जाएंगे जितने की अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए। अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, कहने का मतलब ये है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कोई एंगल नहीं होना चाहिए, दोनों पैरेलल हो जाए, है ना, दोनों की डायरेक्शन सेम हो जाए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा उस एरिया को क्रॉस करता है। और अगर ये थीटा कुछ एंगल हो जाएगा तो फिर फील्ड लाइंस थोड़े कम होते चले जाएंगे, और जब दोनों के बीच में 90 डिग्री हो जाए, कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लेन के अलोंग टेंजेंशियल है। जब प्लेन के अलोंग टेंजेंशियल होगा तो थीटा 90 डिग्री, ये नॉर्मली आउटवर्ड है, तो जीरो फ्लक्स होगा, कुछ भी फ्लक्स नहीं रहता है, कोई भी फ्लक्स जो हो उसको क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि वो टेंजेंशियल हो जाएगा, प्लेन के अलोंग हो जाएगा, वो क्रॉस नहीं करेगा, वो प्लेन के अलोंग हो जाएगा। ये ऐसे क्रॉस करने का मतलब हो गया ऐसे क्रॉस करना, या फिर ऐसे भी थोड़ा एंगल पे भी क्रॉस करना। लेकिन जब हम प्लेन के अलोंग ले लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को, अलोंग टेंजेंशियल, तो वहां पे कोई क्रॉसिंग नहीं होगी फील्ड लाइंस और फ्लक्स जीरो हो जाएगा। टेंजेंशियल के केस में 90 डिग्री एंगल बन जाता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, तो इसलिए टोटल फ्लक्स जीरो हो जाते हैं जब फील्ड लाइंस टेंजेंशियल होते हैं, मतलब प्लेन के अलोंग, प्लेन के सरफेस के अलोंग होते हैं, टेंजेंशियल होते हैं। और अगर प्लेन के सरफेस पे नॉर्मली होंगे, नॉर्मल रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तब एरिया वेक्टर फील्ड मैक्सिमम हो जाता है। कहने का मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल तो फ्लक्स मैक्सिमम, और अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल तो फ्लक्स मिनिमम मींस 0। ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने एरिया वेक्टर का कांसेप्ट भी समझ रहा होगा कि हालांकि एरिया इज द स्केलर क्वांटिटी, लेकिन उसको बहुत छोटे से एरिया में ds एरिया एज्यूम कर लें और उस पे कोई परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में उसके सरफेस के ऊपर 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करें आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ, तो वही एरिया वेक्टर होता है। तो ये फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री एंगल होगा, और मिनिमम कब होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा। और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? फ्लक्स की यूनिट होती है बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऐसा यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसको हम लोग इसी को आगे सिंपलीफाई करेंगे तो वोल्ट मीटर भी बोल सकते हैं। तो आपने एरिया वेक्टर समझ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लिया, अब हम गॉस थ्योरम समझने में कैपेबल हैं। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज, क्लोज्ड सरफेस यहाँ इंपॉर्टेंट है, इज 1 by epsilon naught times of net charge enclosed by that closed surface। कहने का मतलब कि ये रहा है टोटल फ्लक्स, इट स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स को हम फाई से दिखाते हैं, ये रहा टोटल फ्लक्स आपका, इज इक्वल टू, ये है लाइन इंटीग्रल कर दिया हमने, इसलिए कर दिया कि हमने ds सरफेस लिया, बहुत छोटा सा सरफेस है, जूम किया, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, ये एरिया वेक्टर हो गया, n जो है यहाँ पे इस ds एरिया का डायरेक्शन दिखा रहा है एरिया वेक्टर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट किया, डॉट प्रोडक्ट किया तो देखो eds cos थीटा आ गया, और eds cos थीटा मैंने समझाया था, थीटा 0 डिग्री फ्लक्स मैक्सिमम, थीटा 90 डिग्री फ्लक्स 0। क्यों? ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब यही हो गया आपका गॉस थ्योरम कि E ds cos थीटा इज इक्वल टू नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। कहने का मतलब ये है कि ये कोई क्लोज्ड एरिया ले लिया, इसमें -q चार्ज है प्लस 2q चार्ज है, तो कितना फ्लक्स होगा इस क्लोज सरफेस से? ये स्फेरिकल कोई क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल कोई क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल है 3D में, तो
इस स्फेरिकल सरफेस से कितने फील्ड लाइंस पास करेंगे? तो नेट चार्ज कितना इंक्लोज कर रहा है? तो प्लस 2q माइनस 2q नेट चार्ज आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स दैट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू। तो सॉल्व कर देंगे, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट सॉल्व करके आ गया, दैट इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। एक 3q और रख दें यहाँ पे, तब क्या हो जाएगा? इसी सरफेस के अंदर रखते हैं, क्लोज सरफेस के अंदर 3q रख दिया, तो 3q प्लस 2q 5q माइनस q 4q है ना, तो यहाँ 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो इस तरह से फ्लक्स की वैल्यू निकल जाती है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम सिंपल फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, समझने का है कि ds का मतलब e को हम बाहर रखते हैं इंटीग्रेशन से, और ds को इंटीग्रेट करेंगे तो s आ जाता है। ये तो आप लोगों ने मैथ में पढ़ोगे आगे, ds को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरी s टोटल एरिया बन जाता है। तो e s cos थीटा इज इक्वल टू q नेट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड एरिया अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्लोज्ड सरफेस, नॉट एरिया, क्लोज्ड सरफेस। तो ये फार्मूला सिंपल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम है, सिंपल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। हम डॉट प्रोडक्ट वगैरह तो सीधे ऐसे लिख देंगे e s cos थीटा q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द सिंपल फॉर्म ऑफ सिंपलीफाइड वे ऑफ एक्सप्रेसिंग गॉस थ्योरम। अब इसी को थोड़ा सा हम अगर दूसरे लैंग्वेज में लिखें तो ऐसा लिखेंगे, दैट इज द अनदर वे ऑफ राइटिंग द सेम थिंग्स। यहाँ आपने ds को इंटीग्रेट कर दिया, ये s बन गया, ds को इंटीग्रेट किया, s बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर रखा था, cos थीटा को बाहर रखा था, तो ये कांस्टेंट है, तो ds केवल वेरिएबल है, ds का इंटीग्रेशन s, तो es cos थीटा, इधर तो ठीक है q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला e s cos थीटा q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अदरवाइज आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो ये गॉस थ्योरम है, और गॉस थ्योरम में समझना यही है कि एरिया वेक्टर क्या है, और फिर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है दैट इज थीटा इज व्हाट, थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर ऑफ द प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो थीटा एंगल है, cos थीटा हमने लिया है, थीटा इज द एंगल, मैंने पहले ही बताया था, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता है दैट इज द थीटा। और थीटा अगर आप फ्लक्स, आप ये देखना है कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, भैया फ्लक्स की तो ये फार्मूला है, फ्लक्स का ही तो ये फार्मूला है, तो मैक्सिमम कब होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और जब एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी तो मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम कब होगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये जब 0 डिग्री होगा तो ये cos थीटा 90 डिग्री हो, दोनों के बीच में 90 डिग्री हो थीटा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री हो तो cos 90 0, इसको 0 बना देगा, कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो यही चीज है जो आपको गॉस थ्योरम में अभी बेसिक बात समझनी है, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं होगा, ये तो थ्योरी था। अभी इसके जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और एप्लीकेशन बनाएंगे तभी चीज आपको क्लियर होगा, और आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना ही करना पड़ेगा, और आपको कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही क्लियर रखना है, कहीं भी गैप नहीं देना है। जो ही आप गैप दोगे आप मतलब फिर आगे क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आएगी। तो बच्चों आज के सेशन ये, आगे मैं आपको इसका एप्लीकेशन कराऊंगा, 3 एप्लीकेशन है सीबीएसई के लिए, वो 3 कराऊंगा, और भी रिलेटेड उसके बाद जो क्वेश्चंस कराऊंगा वहां से आपके कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे ढंग से क्लियर होंगे। तो बच्चों खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने पेरेंट की इज्जत करते रहो, खूब पढ़ो, खूब खुश रहो।